तो चलिए आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसी का हम लोग स्पेक्ट्रम देखेंगे। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यदि कंसेप्ट को ये ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से ऑसिलेट करते हैं कि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो प्रोपोगेशन जिसको कहेंगे वो ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। यदि हम कहें कि ईएम वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस डायरेक्शन में मान लेते हैं जेड एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं कि बी जो है वाई एक्सिस में है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा इसमें जो है ये ऑसिलेट करेगा, एक्स एक्सिस से ऑसिलेट करते हुए जेड की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ऑसिलेट करते हुए जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर जो है वेव का फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएंगे। यदि इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यदि लिखा जाए तो E इजकल टू एक्स एक्सिस में चूंकि था इसलिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एक्स कहते हैं। दिस इजकल टू ई नॉट साइन, चूंकि प्रोपोगेशन जेड एक्सिस में है देन इक्वेशन जो हो जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी। पॉजिटिव जेड एक्सिस में इसलिए माइनस लिए है, अगर नेगेटिव में होगा तो प्लस ले लेंगे। और सिमिलरली यदि वाई एक्सिस की बात किया जाए तो वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है तो बी वाई इजकल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है उसका इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ जैसे हम कहें कि ये पीक वैल्यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड कितना है तो ई नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है तो बी नॉट है। यदि दोनों में रिलेशन की बात किया जाएगी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो ई नॉट होता है दिस इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पीड ऑफ लाइट से जब डिवाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। एक रिलेशन यहाँ से हमें पता चला। और दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि जो k होता है वो वेव नंबर के इक्वल होता है जिसका मान होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा, वेयर k इज नोन एज वेव नंबर एंड ओमेगा इज नोन एज, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, या न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के इक्वल होता है। तो इन सब इक्वेशन और वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो उसको निकालने का जो हम लोग रिलेशन देखे थे वो v इज इक्वल टू जो होगा ओमेगा डिवाइडेड बाई के इक्वल होगा। यदि हम लोग ओमेगा का मान 2 पाई न्यू रख देते हैं तो 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाई के का मान 2 पाई बाई लेमडा, एंड दिस गिव्स हमें प्राप्त होगा कि जो वेव की वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ से पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्पीड, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सिमिलरली यदि हम बात करें कि इस इक्वेशन से अब कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो इन सारे डाटा के आधार पे इक्वेशन को कंपेयर कर आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, और इस इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे हम कहें कि E इज इक्वल टू ई नॉट
ई जो है एक्स एक्सिस में है, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जगह पे लिख देते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू जेड माइनस ओमेगा के जगह लिख देते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। अब यहाँ से देखिए 2 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन जेड डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। तो इस रूप में भी इक्वेशन को लिखा जा सकता है। और एनर्जी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, जब चार्ज रेस्ट में होता है, उस समय के फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस के रूप में हम लोग कैपेसिटर को पढ़े थे, और कैपेसिटर द्वारा जो एनर्जी स्टोर होता है E इज इक्वल टू कहें तो हाफ सी वी स्क्वायर जो है एनर्जी, अगर मान लेते हैं यू ई की बात करते हैं, तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है। लेकिन यदि एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाए तो एनर्जी पर यूनिट जो वॉल्यूम होगा कैपेसिटर का, यू से डिनोट करें तो दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होता है। सिमिलरली यदि मैग्नेटिक फील्ड में हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें कि एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से यदि हमें कहें कि दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी टोटल यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात किया जाएगा, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम कहें यू इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के रूप में जाने जाते हैं। यदि कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी लाइट के स्पीड के इक्वल सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट के स्पीड के इक्वल स्पीड होता है। रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कि जो ई नॉट होता है सी इंटू बी नॉट के इक्वल होगा। जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के जो है सम के इक्वल होगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात आती है, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रोपोगेशन है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, इसलिए जो फैक्टर को समझना होगा कि डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है प्रोपोगेशन को बताएंगे। तो उसके लिए हम लोग चलिए बात करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर जो है, चलिए हम लोग बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट को, जो है एस से डिनोट करते हैं। एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो है क्रॉस प्रोडक्ट को देखा जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को बताता है, या कहें एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, एनर्जी जो ट्रांसमिट कर रही है उसके डायरेक्शन को जो है हम लोग जो है पॉइंटिंग वेक्टर से कैलकुलेट कर पाते हैं, बता पाते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा। या कहें कि जो एनर्जी फ्लक्स है, एनर्जी फ्लक्स का जो डायरेक्शन, यानी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स के बारे में किससे पता चलता है? पॉइंटिंग वेक्टर से पता चलता है। डायरेक्शनल एनर्जी
फ्लक्स जो है किससे पता चलेगा, पॉइंटिंग वेक्टर से पता चलता है, यानी ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज द प्लेन मेड बाय किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि जो एस वेक्टर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बनाए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे तो इस प्रकार से कहे थे कि ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन की बात करेंगे तो राइट हैंड थंब का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम राइट हैंड को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाएंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा। सिंपल तरीके से राइट हैंड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा। ई क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ई, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ई। यदि बी क्रॉस ई कर देंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो है डायरेक्शन उल्टा प्राप्त होगा। तो इन सब कंसेप्ट के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव का स्पेक्ट्रम को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि जो, और हम जान रहे हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इन लाइट में जो है कितने टाइप्स ऑफ जो है रेज होती हैं इसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए हमने अगर इस प्रकार से देखें तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें एक रेंज कंसीडर करते हैं कि इस रेंज में जो है हमारा विजिबल रीजन है, विजिबल, ये जो रीजन है विजिबल रीजन है, और विजुअल रीजन के दो तरफ हम बात करेंगे। विजुअल रीजन में जो वेवलेंथ की बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखे कंसेप्ट को कि जो वेवलेंथ होता है लेम्डा जो होगा प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यू फ्रीक्वेंसी के। यदि बात किया जाए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को तो ग्राफ से देखें, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या है, वेवलेंथ। एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यदि हम एक सेकेंड में कहते हैं कि कई सारे ऑसिलेशन हैं, तो जितने भी साइकिल बना क्लोज, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव, ये नंबर साइकिल की संख्या जो है 1 2 3, ये सब क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा 3। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी साइकिल बनेगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और 1 साइकिल में या 1 टाइम पीरियड में वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो चलिए अब देखिए, यदि हम कहें कि इसी वेवलेंथ में बात करते हैं कि 1 साइकिल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में 1 साइकिल है तो फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर हम कहते हैं कि कई सारे 1 सेकेंड में कई सारे साइकिल बना देते हैं, तो अब नंबर ऑफ साइकिल देखिए, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, अब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ गया, 3 हो गया, 1 से बढ़कर 3 हो गया, लेकिन वेवलेंथ देखिए कितना छोटा हो गया, वेवलेंथ का मान छोटा हो गया तो फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो जा रहा है, इसका मतलब इन्वर्सली रिलेशन है। तो अगर हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे जो है हम लोग क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ऊपर की तरफ हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे
और नीचे में जो है हम वेवलेंथ की बात करेंगे, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं। विजुअल रीजन से मान लेते हैं कि ये रीजन अब हमारा जो है IR रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है। फिर इसको हम माइक्रोवेव रीजन की बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव। एंड देन हम इस रीजन की बात कर रहे हैं वो रेडियो वेव की बात कर रहे हैं, रेडियो वेव की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ नीचे में हम दर्शाएं, वेवलेंथ के बेसिस पे नीचे हम शो करेंगे, ऊपर में हम जो है फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। और इधर अब चूंकि इधर इंफ्रारेड लिए हैं तो विजुअल के जस्ट बाद जो आएगा, अब इस रीजन को हम मान लेते हैं UV रेज की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। एंड देन हम बात करेंगे एक्स रेज, एंड देन जो है गामा रेज की बात कर रहे हैं, गामा रेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी जो होता है गामा रेज का, जो फ्रीक्वेंसी न्यू जो होगा वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कहने का मतलब हुआ कि इससे ज़्यादा अब फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो मैक्सिमम, चूँकि ये शार्प बाउंड्री नहीं है, इन सभी रेज के बीच में कोई एक पार्टिकुलर फिक्स्ड लाइन नहीं है कि इसके बाहर जो है गामा रेज होगा और इसके बाहर जो है एक्स रेज होगा। वो कुछ रीजन होता है क्लोज, अप्रॉक्सीमेटली जो है इनको हम अलग कर पाते हैं। एक शार्प लाइन या शार्प बाउंड्रीज जो है नहीं होता है। चलिए हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी गामा रेज का मैक्सिमम होगा, तो यदि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गया तो गामा रेज का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी सबसे कम वेवलेंथ वाला कोई रेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो गामा रेज होता है, और सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी वाला कोई वेव होता है तो गामा रेज होता है। फिर यदि बात किया जाए एक्स रेज का, तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा वो गामा रेज से कम होगा क्योंकि ये मैक्सिमम है। लेकिन UV अपने बगल वाले से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। यानी यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स कहें एक्स रेज का, तो वह लेस देन होगा किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज, गामा रेज कहें। एंड ग्रेटर देन किससे होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ UV रेज, UV रेज से फ्रीक्वेंसी हाई होगा। एक किसका है, एक्स रेज का रेंज कहलाएगा, इसी के आधार पे एक्स रेज डिफाइंड होगा। सिमिलरली यदि हम वेवलेंथ की बात करें तो चूंकि यह मिनिमम हो गया तो एक्स रेज का जो वेवलेंथ होगा लेमडा जो होगा वो एक्स रेज का ग्रेटर होगा किससे, लेमडा ऑफ गामा रेज, एंड स्मॉलर होगा किससे, वेवलेंथ ऑफ UV रेज, इससे छोटा होगा, इस रेंज का होगा। इस प्रकार से हम लोग सारे रेज को लिखते चले जाएंगे। तो चूंकि ये मिनिमम हो गया तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि मिनिमम से गामा रेज की वेवलेंथ ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा UV रेज का हुआ, उससे ज़्यादा हम विजुअल रीजन का पा रहे हैं, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव, उससे ज़्यादा रेडियो वेव। दैट इज, इसका मतलब जो रेडियो वेव होगा उसकी वेवलेंथ जो होगी मैक्सिमम होगी। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ वाला कोई रेज है तो वो रेडियो वेव है। और जब वेवलेंथ मैक्सिमम हो गया इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी रेडियो वेव की, अगर फ्रीक्वेंसी कहें किसका, रेडियो वेव का, एक क्या है, मिनिमम होगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला यदि कोई रेज है तो वह रेडियो वेव है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कोई वेव है तो वो रेडियो वेव है। सिमिलरली यदि माइक्रोवेव की बात किया जाए तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी रेडियो वेव से ज़्यादा होगा, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो माइक्रोवेव से ज़्यादा होगा, और विजुअल रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंफ्रारेड से ज़्यादा होगा।
तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा रेज है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पे जो है क्लासिफाई हो पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा आइज़ है वो इस विजिबल रीजन को देखता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि केवल हम लोग ह्यूमन जो हैं वो विजिबल रीजन के ही लाइट को देख पाते हैं। तो यही कारण है कि पहले के ज़माने में लोग जानवर को पालते थे। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है केवल जो 7 कलर को देखता है, इसके अलावा जो है डिफरेंट, क्योंकि हर एक कलर डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। इसके अलावा जो है लाइट को जो है देखा नहीं जा सकता है। तो जैसे स्नेक होते हैं, स्नेक सांप जो होता है वह इंफ्रारेड रीजन के भी लाइट को देख पाता है। वैसे और भी जानवर होंगे जो कि अलग जो है लाइट और अलग साउंड को सुन सकते हैं। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग जो है जानवर को पाल कर रखते थे कि कोई भी यदि तूफान या कुछ किसी तरह की प्राकृतिक आपदा जो है आता था तो जानवर के माध्यम से लोग समझ पाते थे। आज जैसे टेक्नोलॉजी उस समय नहीं हुआ करता था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विजुअल रीजन की बात करें जिसे हम लोग देखते हैं। तो ये विजुअल रीजन जो है 7 डिफरेंट वेवलेंथ में टूट जाता है, जिसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अलग अलग वेव लेंथ में टूट जाना जो है लाइट का क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। और हर कलर का जो है डिफरेंट वेव लेंथ होता है। चलिए हम बात करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट की हम बात करें तो फर्स्ट मान लेते हैं कि ये चलिए रेड लाइट है, रेड लाइट की बात कर रहे हैं। और नीचे जो है इसको हम कह रहे हैं कि वॉयलेट लाइट है, ठीक है। तो जो रेड लाइट होता है इसकी वेवलेंथ यदि कहें, लेमडा की मान कहें तो लेमडा जो होगा रेड लाइट की अप्रॉक्सीमेटली जो है 6500 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होता है। एंगस्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू जो होता है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। वेवलेंथ चूँकि डिस्टेंस होता है इसलिए यूनिट क्या होगा, वेवलेंथ का मीटर होगा। और वहीं यदि हम वायलेट कलर की बात करेंगे तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉन कहें या 4000 एंगस्ट्रॉन कहेंगे, तो ये 3900 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये हमारा कुछ ऑर्डर है वेवलेंथ का विजिबल रीजन का। इसी रीजन में अब कहें कि रेड है, रेड के बाद ऑरेंज है, तो ऑरेंज लाइट की जो वेवलेंथ होगा 6500 एंगस्ट्रॉन से कम होगा। फिर येलो कलर का होगा उससे कम होगा। फिर इस तरह से जो है ग्रीन कलर का, बैगनी कलर का, इस प्रकार से हमें डिफरेंट वेवलेंथ का एक पैटर्न मिलेगा 7 कलर का। और उसी पैटर्न को जो लाइट का जो डिफरेंट वेवलेंथ में टूटना डिस्पर्सन कहलाता है, और उनका जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डिफरेंट वेवलेंथ में टूटेगा या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में टूटेगा, और उनका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। तो चलिए ये हमने विजुअल लाइट का रेंज देखे। चूँकि ये वायलेट कलर है, यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ किधर मिनिमम हो रहा है, रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम है और इधर क्या है, मिनिमम गामा रेज की है। तो विजुअल रीजन के बाद यूवी रीजन आता है। तो इसका मतलब है कि विजुअल रीजन के दाहिने साइड, चूँकि यहाँ वेवलेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाए हैं, तो 3900 एंगस्ट्रॉन आपको यहाँ मिलेगा, 3900 एंगस्ट्रॉन। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 6500 एंगस्ट्रॉन जो होगा, ये लाइट का ये रेड लाइट कहलाएगा और ये वायलेट लाइट कहलाएगा। वायलेट लाइट के बाद का जो रीजन होता है वो यूवी रीजन कहलाएगा। और इस रीजन में जो है आपको वेवलेंथ जो होगा
और कम हो जाएगा। अब ये 3900 एंगस्ट्रॉन से वेवलेंथ घटकर अब कहाँ पहुँच जाएगा, 3900 एंगस्ट्रॉन से 139 एंगस्ट्रॉन के इक्वल के करीब पहुँच जाएगा। फिर एक्सरेज की बात किया जाए तो वेवलेंथ और कम हो जाएगा, यानी ये आपका 10⁻⁻10 में है, अब ये और 10⁻⁻14 इस तरह से घट जाएगा। यदि गामा रेज की बात करें तो इसकी वेवलेंथ और कम हो जाएगी, एक्सरे से भी कम हो जाएगा। यानी यदि हम कहें कि 139 एंगस्ट्रॉन है, ये अब 1 एंगस्ट्रॉन से शुरू करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन से तो 10⁻⁻10 है 4 डिजिट के बाद, तब इसको कह देते हैं 10⁻⁻12, इसको कह देते हैं 10⁻4 डिजिट के बाद जो है हम कहते हैं कि 10⁻14। इस प्रकार से जो है हमारा वेवलेंथ का पैटर्न मिलेगा। और इधर जो है हमारा वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, यानी 4 डिजिट के बाद यदि 10⁻⁻10 है तो अब माइक्रोवेव का कहते हैं 4 डिजिट के बाद 10⁻, घट जाएगा, यहाँ पे -10 है तो इसको कह देते हैं -6 कह देते हैं। और यहाँ पे हम कह देंगे तो ये 1000 के ऑर्डर में 10⁻+3 के ऑर्डर में आ जाता है, हाई वेवलेंथ के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि हम कहें फ्रीक्वेंसी का, तो विजुअल रीजन की फ्रीक्वेंसी जो होती है 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज का होता है। तो अब गामा रेज की ओर इंडिकेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज की रेंज की कह देते हैं। एक्स रेज की मान लेते हैं, चलिए 10⁻18 हर्ट्ज के रेंज के कह रहे हैं। गामा रेज की बात करते हैं तो 10⁻22 हर्ट्ज की बात करते हैं। और जैसे जैसे इधर आएंगे तो कम होता जाएगा फ्रीक्वेंसी, चलिए इसको मान लेते हैं 10⁻12 हर्ट्ज। माइक्रोवेव की मान लेते हैं, चलिए 10⁻6 हर्ट्ज। एंड रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं 10⁻2 या 10⁻2 हर्ट्ज, इस तरह की फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं। तो देखिए अब आपका रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लेस होती चली गई। तो ये फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो है हम लोग जो है, या वेवलेंथ के आधार पे हम लोग क्लासिफाई कर पा रहे हैं एक्स रेज, गामा रेज एंड रेडियो वेव। अब रही बात कि इनका उपयोगिता जो है, यूज जो है दैनिक लाइफ में इनका सभी रेज का यूज है। इसलिए जो अगर पृथ्वी पे जीवन है तो वह सूर्य की किरणें हैं जिसके कारण जीवन है। और इन सब रेज जो हैं, कई सारे इसमें रेज कई अलग अलग यूज के हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। चूँकि गामा रेज हाई एनर्जेटिक है, अगर फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है तो अगर डायरेक्ट जो है आपके स्क्रीन पे पड़े, या यूवी रेज की बात करें तो स्क्रीन डिजीज हो जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ओजोन्स लेयर वगैरह की कंसेप्ट जो है नेचर में है। तो चलिए हम लोग एक एक कंसेप्ट को देखते हैं, और इसी चीज़, इस पैटर्न को जो है हम लोग ग्राफ से यदि दर्शाना चाहें तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए नीचे में, जिससे और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। कुछ इस प्रकार से यदि देखिए इसमें अंतर समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में यदि देखा जाए तो वेवलेंथ क्या है, ग्रेटर है। यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल की बात करें, यहाँ पिक से पिक, अब देखिए इतना वेवलेंथ है। अगर यहाँ बात किया जाए तो वेवलेंथ घट गया, फिर इसकी बात किया जाए तो और कम हो गया, फिर इसकी बात करेंगे तो और कम हो जाएगा। अब इस रीजन में देखिए वेवलेंथ कम होता चला गया, अब यहाँ देखिए वेवलेंथ का मान कम हो गया।
अब काफ़ी कम हो जाएगा। आगे चलकर देखिए वेवलेंथ जो एकदम एक दूसरे के क्लोज हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो यह कौन सा वेव कहलाएगा, रेडियो वेव का रीजन हो गया। फिर इसके बाद माइक्रोवेव आ जाएगा, फिर इंफ्रारेड आ जाएगा, फिर विजिबल रीजन हो जाएगा, फिर यूवी रीजन हो जाएगा, फिर एक्स रेज हो गया, एंड जब काफ़ी क्लोज हो गया दैट इज ये जो है हमारा गामा रेज हो गया। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो इस केस में एक सेकेंड में जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो ये गामा रेज हो गया। उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो ये एक्स रेज हो गया। उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो ये यूवी रेज हो गया। उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो विजिबल रीजन हो गया। उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो इंफ्रारेड हो गया। फिर देखिए माइक्रोवेव हो गया एंड फिर रेडियो वेव। अब नीचे से ऊपर टैली कराते हैं तो देखिए सिमिलर मिलता है कंसेप्ट जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है ग्राफ के थ्रू दर्शा सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी हम रेडियो वेव को दिखाएंगे तो वेवलेंथ को ज़्यादा बड़ा रखेंगे। जैसे जैसे हम यूवी रेज एक्स रेज की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा वेव का जो क्लोजनेस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना है और वेवलेंथ को डिक्रीज होना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनका यूज कहाँ पे और कैसे होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेडियो वेव। रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव में चूंकि वेवलेंथ लैम्डा जो होता है मैक्सिमम होता है एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है मिनिमम होती है। तो जिस वेव का जो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो लॉन्ग रेंज वेव है। इसका मतलब इस वेव यह जो है रेडियो वेव एक कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। अगर हम कहें टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, इस प्रकार रेडियो वेव का कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। और इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है तो एक्सीलरेटेड चार्ज जो होते हैं उससे हम रेडियो वेव का प्रोडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। क्यों? यदि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन से तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा, और मैक्सवेल के अनुसार यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे वैरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आएगा। तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होगा। या कहें कि एक्सीलरेटेड चार्ज, जहाँ पे चार्ज एक्सीलरेट करते हुए मूव करता है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होगा। या कहें कि एक्साइटेशंस ऑफ चार्ज, अगर हम कहें कि एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो दो तरह के एनर्जी एग्जिस्ट करता है। एक ग्राउंड लेवल की एनर्जी कहें और दूसरा कहें एक्साइटेड लेवल की एनर्जी कहते हैं। तो ये निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन में दो एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करता है जिसको हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कहते हैं, और उनके बीच का जो गैप होता है उस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। तो वह गैप जो होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड सेकेंड एनर्जी लेवल, वो गैप जो होगा उस गैप से ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे तब जो है वो इमिट करा सकते हैं। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना, यदि मान लेते हैं कि उस पे रेडिएशन हम फॉल करा रहे हैं और उस रेडिएशन की एनर्जी जो है उस मटेरियल्स के जो है एनर्जी लेवल जो है डिफरेंस से ज़्यादा एनर्जी का है या फॉरबिडन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का है, तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप करके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में आएगा और वहाँ पे वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। कुछ समय फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो नीचे की तरफ आएगा, मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा या फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो उस समय एनर्जी रिलीज करता है फोटॉन्स के रूप में। वही एनर्जी जो है लाइट है। यही कंसेप्ट आपको ट्यूबलाइट में भी देखने को मिलेगा, बल्ब में देखने को मिलेगा कि वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है
लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो फोटॉन की एनर्जी जो है रिलीज होती है, तो उससे जो है एच न्यू एनर्जी मिलता है। तो रेडियो वेव का प्रोडक्शन है वो एक्सीलरेटेड चार्ज के कारण होता है। अब माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव का जो है माइक्रोवेव का जो प्रोडक्शन होता है वो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा किया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब। पहले जो है कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से ही बनाए जाते थे, बाद में ट्रांजिस्टर हुआ, उसके बाद जो है डायोड और चिप वगैरह का ये सब यूज होने लगा। लेकिन स्टार्टिंग में माइक्रोवेव का जो प्रोडक्शन होगा वो वैक्यूम ट्यूब, स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब से किया जाता है। और जिसे हम कहें कि क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या गन डायोड कहें, इन सब जो है मेथड के द्वारा जो है माइक्रोवेव का प्रोडक्शन किया जाता है। और ये माइक्रोवेव चूँकि लॉन्ग वेवलेंथ का होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी लो होती है, रेडियो वेव से तो कम होती है, तो इसे जो है यूज किया जाता है लेस फ्रीक्वेंसी होने के कारण। रडार सिस्टम में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट नेविगेशन की बात करें तो वहाँ यूज किया जाता है। अवन में जैसे हम लोग फूडिंग के प्रोसेस में जो है माइक्रोवेव का यूज करते हैं। फिर आता है इंफ्रारेड, आईआर का जो प्रोडक्शन होता है हॉट बॉडीज से जो है इंफ्रारेड का प्रोडक्शन किया जाता है। गर्म हवा जो लू चलती है उससे इंफ्रारेड जो है प्रोड्यूस होता है। और इंफ्रारेड का जो प्रोडक्शन है हॉट बॉडीज से होगा। और विजुअल रीजन, जो रीजन हम लोग देखते हैं, जो दिखाई देता है, सन की लाइट हो गया या बल्ब से जो रेडिएशन, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, वो 7 कलर की लाइट आती है। अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि सारे कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है ऑब्जेक्ट, रेड को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए रेड दिखता है। यदि कहें ब्लैक ऑब्जेक्ट कैसे ब्लैक दिखता है, तो सारे कलरों को एब्जॉर्ब करेगा और कोई भी वेवलेंथ का लाइट अपने से इमिट नहीं करता है तो ब्लैक दिखता है। वाइट क्यों दिखता है? क्योंकि वो सभी कलरों को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद सभी के सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो 7 कलर मिलकर फिर वाइट की तरह दिखते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों में वाइट शर्ट पहनना चाहिए, क्योंकि सारे एनर्जी जो है वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो गर्मी कम लगेगा। और जाड़े के दिनों में ब्लैक करना चाहिए, क्योंकि वो सभी कलर को क्या है एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि यूवी रेज की बात करें तो यूवी रेज जो है आपके प्रोडक्ट सूर्य सन से जो है यूवी रेज आता है, और इससे जो है हम जो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज करते हैं। इन सब जो इंफ्रारेड हुआ, विजुअल रीजन हुआ, इन सब में जहाँ भी लाइट की बात आती है तो ये सब का प्रोडक्शन जो होता है वो एक्साइटेशन के कारण होता है। एक्साइटेशन एनर्जी जो फोटॉन्स के रूप में, लाइट के रूप में रिलीज होता है, तो उसके कारण इनका प्रोडक्शन होता है। यूवी रेज में भी जो उपयोगिता है इसका, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह को मारने में, मेडिसिन के क्षेत्र में यूज होता है। और एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज में क्या होगा कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आकर एक मेटल के टारगेट से टकराते हैं, तो चूंकि उस समय उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो वह एनर्जी जो है टकराएगा तो मेटल के सरफेस पे हाई एनर्जी प्राप्त होगा, और रेडिएशन के रूप में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो वही रेडिएशन जो है फ्रैक्चर वगैरह को डिटेक्ट करने में जो है यूज किया जाता है। और गामा रेज जो होता है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होता है। ये जो एक्स रेज भी कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, लेकिन जो गामा रेज है चूँकि इतना ज़्यादा एनर्जी होता है इसके पास कि जो कैंसर के टिश्यूज होते हैं उनको हटाने, नष्ट करने में यूज किया जाता है। और गामा रेज में भी जो प्रोडक्शन की बात किया जाए तो गामा रेज जो है न्यूक्लियर
जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसके द्वारा गामा रेज प्रोड्यूस होता है। अनस्टेबल की बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती हैं, दोनों यदि इक्वल होते हैं तो वैसे न्यूक्लियाई को जो है हम लोग स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं, जैसे आयरन वगैरह की बात कर रहे हैं। वहीं जब हैवी न्यूक्लियाई की बात होगी यूरेनियम का, तो जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है एंड एटॉमिक मास की बात करें तो 238 के इक्वल है। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि प्रोटॉनों की संख्या 92 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया 146। देखिए कितना डिफरेंस है, कहाँ प्रोटॉन 92, कहाँ न्यूट्रॉन 146। तो ऐसे न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस शुरू हो जाता है। उनसे जो है अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का रिलीज होना, रेडिएशन होना शुरू हो जाता है। तो न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू जो है गामा रेज प्राप्त किया जाता है। यह रेज जो है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। इसका उपयोग जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आई होप कि आप ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, आप कुछ कंसेप्ट, कुछ हद तक कंसेप्ट आसानी से समझ पाए होंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे प्रोडक्शन और उनका उपयोग क्या है। अगर आपको कहीं इसमें डाउट लगे तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।